तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आते हैं हम लोग इस वीडियो में जिसमें हम लोग करने वाले हैं डीएलएड की तैयारी। और ये हमारा लेक्चर 4 है, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया और साथ ही मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स को भी बताया है, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकें, जिससे आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए और आप एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे स्कोर से पास कर जाए। क्योंकि जब तक आप अच्छे स्कोर से पास नहीं करेंगे आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाली है। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होता है या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बीच की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 बात की जा सकती है, एक बार बोल सकता है तक और एक बार बोलेगा बीच। और जिस भी क्वेश्चन में बीच वाले शब्द का प्रयोग किया है इसका मतलब ना ही 1 का प्रयोग होगा और ना ही 32 का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसके बीच वाली सारी संख्याओं को लेना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो हमारा जो पहला संख्या होगा 2, सम संख्या की बात कर रहा है, 4 और डॉट 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 करके हमारा जो होगा वो टोटल क्या होगा 30, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल देता कि कितनी सम संख्याएं शुरू से हैं तब तो हम लोग डायरेक्ट बना लेते, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में टोटल कितनी संख्याएं ये नहीं दिया हुआ है तो हमारे पास एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें मैंने नेचुरल नंबर के सारे सम्स के बारे में बताया है, अलग अलग उसमें जो केसेस को मैंने स्टडी किया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मिलेगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अगर प्रथम सम संख्याओं यानी कि हम लोग अगर n सम संख्याओं की बात करते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का योग का जो रेडीमेड फार्मूला आपको मिलेगा वो मिलेगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अगर n सम संख्या है शुरू से तो उसके लिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर आपको इसमें देखना है कि कुल कितनी सम संख्या है तो बस भैया कुछ नहीं करना है, 2 का पहाड़ा 30 बार है तो 15 दूना 30 यानी कि 15। यानी इस जगह पे n का मान कितना हो जाएगा 15। चूँकि 2 से स्टार्ट किया तो 2 का पहाड़ा पढ़ देना और कहाँ तक जाके ख़त्म हो गया 30, तो कितने जमे होगा 15, ठीक है। n का वैल्यू 15 मिल गया। तो अब जो इसका सम यानी कि योगफल निकालोगे तो हमारे पास क्या है फार्मूला बेटा, n इंटू n प्लस 1। n की जगह डालोगे 15 और 15 प्लस 1 यानी कि 15 गुने 16 और यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो 240, जो कि ऑप्शन डी है। फटाक से बन जाएगा, मैंने समझाने में समय लगाया पर आपको तुरंत n मिल जाएगा और तुरंत फार्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। सम संख्याओं का योग का फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग n इंटू n प्लस 1। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। भैया मैं फिर से बता देता हूँ, इसका ऑलरेडी मैंने बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो प्रथम, यहाँ भी आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग फल, इसका फार्मूला है बेटा n स्क्वायर। सिंपल सी बात है, स्क्वायर कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में n का मान तुम्हारे पास 20 है और चूंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो सीधे 20 का स्क्वायर यानी कि 400, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, एकदम फटाफट हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। हमारी संख्या प्रणाली में कह रहा है हमारी जो नंबर सिस्टम है उसमें 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी, मतलब 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो भैया इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको किसी भी मतलब यहाँ पे 4 डिजिट का टोटल नंबर पूछ रहा है, किसी भी डिजिट का पूछे तो भैया 9 लगा देना और उसके बाद एक कम 0 लगा देना है, बस सिंपल सा यही फंडा है। 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं तो 9 लगा देना और जितना अंक कहेगा उससे एक कम डिजिट लगा देना, उतना ही आपका टोटल 5 डिजिट का कहेगा तो आप वहाँ पे भी यही करोगे।
9 लगा दोगे और वहाँ पे 4 जीरो लगा देना। ठीक है, इस जगह पे हमारा 9000 है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी एकदम आसानी से तुरंत बन जाएगा। अब कहता है प्रथम 4 रूट संख्याओं का योग होता है। प्रथम 4 रूट संख्याओं का, तो रूट संख्या किसे कहते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा देख लो। रूट संख्या को हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वैसे नंबर होते हैं जिसमें एक या स्वयं से भाग लगता है। ठीक है, एक या स्वयं से भाग लगेगा, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, मतलब ये एक ऐसी संख्या है 2 में सिर्फ एक से भाग लगेगा या तो 2 से। ठीक है, उसके बाद 7, और इस तरह से हमारे टोटल प्राइम्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है प्रथम 4, तो भैया यही प्रथम 4 प्राइम नंबर से कौन कौन है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसमें एक या स्वयं यानी एक से लगेगा या अपने आप से, उसके अलावा किसी और से नहीं लगेगा। तो अब अगर इस सबको जोड़ोगे 3, 2, 3, 5, 7 को, तो यहाँ से हमारा जोड़ कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि सम संख्या और विषम संख्या तथा सम संख्या का योग होगा। देखो सिंपल सा यहाँ पे रूल है, उसको ध्यान रखना। इवन यानी इवन मतलब हो गया आपका सम, और ऑड का मतलब क्या हो गया, विषम। ठीक है, इसका रूल याद रखना। तो चलो, ये हो गया इवन का मतलब सम और ऑड का मतलब हो गया विषम। तो इवन प्लस इवन हमेशा क्या होगा बेटा, इवन। ध्यान रखना, इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन। इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा आपका, ऑड। ऑड प्लस इवन क्या हो जाएगा, ऑड। और ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विषम और सम। तो ये आपका विषम और दूसरा क्या है, सम, यानी कि ये वाला केस है, यानी ऑड प्लस इवन। तो हमेशा हमारा ऑड होगा, यानी सदैव विषम होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो रूट n, यानी ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या का जो वर्गमूल होगा, या तो आपका नेचुरल यानी कि प्राकृत होगा, या आपका इरेशनल। ठीक है, इरेशनल होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि 1/4 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखना है। देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो भैया इसके डिनोमिनेटर यानी 4 वाले डिनोमिनेटर से इसमें गुना कर देना, दूसरे में। ठीक है, 4 वाले से इसमें, और इसके डिनोमिनेटर से इसमें गुना कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 3 और नीचे में क्या हो गया 12, और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे नीचे में कितना हो गया 12। अब फिर से आपको अगर नज़र नहीं आ रहा है कि कोई भी इसके बीच में, यानी अब नीचे से कोई मतलब नहीं रखना है, यानी कि 12 से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अब ऊपर में देखना है, तो 3 है और इसके ऊपर में 4 है। हमने क्या किया, मतलब इसके हर से उसके, उसके हर से उसको गुना किया, फिर भी हमें कोई संख्या नज़र नहीं आ रही है। तो अब आप ऊपर नीचे मिनिमम संख्या 2 से गुना करना, कम से कम 2 से गुना करना, कम से कम 2 से गुना करना। अब फिर से गुना करो ऊपर नीचे 2 से, तो 6/24 और यहाँ हो गया 8/24। अब देखो फिर से नीचे से कोई मतलब आपको नहीं रखना है, ऊपर में ध्यान देना भाई। तो 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या होती है, 7, और बट्टे में क्या हो जाएगा 24। तो हमारा जो संख्या हो जाएगा दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 7/24। तो 7/24 हमारा ट्रिक में आ गया। फटाफट देखो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, क्या करना है ये क्लियर हो गया। ये गुना करके आप आसानी से निकाल सकते हो। पहले क्या करना है, देख लो यहाँ पे हैंड के कर्सर से कि 4 से इसके ऊपर नीचे गुना किए और इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे गुना किए। अब जो आया, फिर भी अगर दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में हमें नहीं मिला कुछ, तो फिर से मिनिमम 2 से ऊपर नीचे गुना किए, इसके बीच में एक मिल गया और यही हमारे ऑप्शन में मिल गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कहता है कि n के न्यूनतम मान के लिए 2n + n एक रूट संख्या नहीं है।
रूट संख्या नहीं होना चाहिए किसके लिए, तो n के न्यूनतम यानी कि 2n+1 में n क्या रखोगे भाई जिससे ये रूट नहीं बनेगा। तो n का मान 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यही 3 ऑप्शन है भैया। फटाफट देख लो, 3 बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 + 1 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। 4 बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 4 + 1 यानी कितना, यानी रूट संख्या में अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो 7 हो जाएगा। और 7 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि रूट संख्या नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। 9, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 में किससे भाग लग जा रहा है, 1 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 9 से भी लग रहा है। इसका मतलब है कि प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। यहाँ तो बस पहले से भी ऑप्शन ठीक लगा। सबसे छोटी रूट संख्या, आपको पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा 2 है। चलिए वेरी गुड। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या, यानी कि 1000 का मतलब सिंपल सा देखो भैया, यहाँ पे 4 अंक हो, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे दिमाग लगाते रहोगे। ठीक है, तो 4 अंकों का सबसे जो बड़ा लघुत्तम अभाज्य संख्या है, ठीक है, मतलब चार अंकों की बड़ी नहीं, 1000 से बड़ी, यानी कि 4 अंकों का जो सबसे पहला, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 अंकों का सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1009। वहाँ पे दिमाग मत लगाना, 4 अंक 5 अंक 3 अंक सबका याद रख लेना। ठीक है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, उसमें भी जाकर देख लेना। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 4 अंकों के लिए कितना है पहला 1009। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे आ गया फिर से सेम तरह का क्वेश्चन भैया एकदम। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो भाई, सारे वीडियोस आने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना कि मैं पूरे डिटेल्स में सारे वीडियो को बताता हूँ, और मेरा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, एकदम नीट एंड क्लीन एकदम। भैया आप जहाँ दूसरे जगह देखोगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। अब कह रहा है 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या, ऐसे पहले वाले में 4 अंकों वाला था, इसमें क्या है आपका 5 अंकों में। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है आपका 10007, यानी कि ये जो आपका संख्या है वो 10007 है। ठीक है, मतलब 3 अंक 4 अंक का पहले याद रखना, क्योंकि बराबर ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कह रहा है 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मैंने प्राइम नंबर पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो में डाला हुआ है, ध्यान रखना। आपको याद रखना है कि इसका कोई ट्रिक नहीं है कि कितने होंगे, इसको आपको रेडीमेड याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर जो है, टोटल प्राइम नंबर जो है टोटल प्राइम नंबर जो है वो आपका है 25। 1 से लेके 50 तक टोटल जो है वो है आपका 15, और 50 से लेके 100 तक जो टोटल है वो आपका 10। तो ठीक है, इस जगह पे हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 10, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको 50 से लेके 100 तक पूछ रहा है। इसको एकदम ऐसे याद रखना जिससे आपको फटाफट बन जाए एकदम बिल्कुल। आइए भैया आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है यदि 2 अंकों वाली संख्या है जिसके दहाई और इकाई के अंक, यानी दहाई मतलब देखो 3 अंक की संख्या है, फिलहाल तो 2 अंक का है, बाद में 3 अंक बनने वाला है। 2 अंक की संख्या है, तो ये हमारा कौन सा स्थान हो गया दहाई, और ये कौन सा स्थान हो गया इकाई। ठीक है, दहाई के स्थान पे हम डाल देंगे टी, और इकाई के स्थान पे डाल देंगे टी, और ये हमारी संख्या हो जाएगी टी। अब कहता है कि इसके अंत में दाईं ओर, ठीक है, ये आपका राइट साइड है हाथ का, और ये आपका क्या लेफ्ट। कहता है कि दाईं ओर 1 रख दिया गया, तो दाईं ओर हमने क्या रख दिया 1। तो जैसे ही दाईं ओर 1 रखेंगे तो ये कितनी अंक की संख्या हो जाएगी भैया 3 अंकों की हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी 3 अंकों की। ठीक है, ये हो जाएगी 3 अंकों की। तो ये हो जाएगा आपका सैकड़ा, ये हो जाएगा आपका दहाई,
और ये हो जाएगा हमारा इकाई। तो आपको पता ही है कि सैकड़ा के लिए क्या यूज़ करेंगे, t इंटू 100 प्लस इकाई के लिए u इंटू 10, सॉरी दहाई के लिए, और इकाई के लिए 1। और इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 100t 10u प्लस 1, और ये हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है, बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, पूर्णांक में, इंटीजर्स में। तो आपको पता है कि इंटीजर्स में -1, -2, -3, -4, तो अभी सबसे बड़ा क्या मिलने वाला भैया संख्या रेखा पे, -1। इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आ जाइए, ये 21 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन गुना के रूप में हो ना बेटा। कह रहा है कि यदि XYZ धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका मान होगा। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 होता है, बट मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। इंटू रूट अंडर कितना दिया बेटा, y टू द पावर -1z, इंटू में रूट अंडर क्या दिया हुआ है, z टू द पावर -1 इंटू x। अब नीचे में टोटल स्क्वायर रूट है तो सबको एक ही साथ कर सकते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर पहले से बोला है कि धनात्मक है। z टू दी पावर -1 इंटू एक्स, सबको हमने एक ही रूट के अंदर डाल दिया। आपको पहले से पता है ना कि बेस सेम अगर है, ये भी x का बेस है, ये भी x है, तो उसका पावर, अगर इसका कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो पावर जुटेगा तो -1 + 1 करोगे, y का भी 1 - 1 करोगे, और z का भी 1 - 1 करोगे, और यहाँ से आपको x का पावर 0, y का पावर 0 और z का पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का पावर 0 के बाद वो 1 हो जाएगा, 1 × 1 × 1 यानी कि √1 यानी कि 1। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो गया था, 1। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या याद रखना है आपको, वो अगर ये प्लस वगैरह में रहेगा तो उसका आंसर प्रायः 0 होता है। आ जाइए भैया, यदि n कोई विषम संख्या हो, इस क्वेश्चन में तो बहुत कमाल का ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो n × n² - 1 जो है विभाजित होगा, यानी इसमें से किससे उसमें भाग लगेगा। तो डिविजिबिलिटी का एक अलग से वीडियो बनने वाला है, उसको आप देख लेना। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि n² - 1 जो है वो आपका विभाजित होगा 8 से। ठीक है, n² - 1 हमेशा किससे विभाजित होगा, 8 से, वो हमेशा 8 से विभाजित होगा। तो अब बचा इसमें 2 टर्म था हमारा, क्वेश्चन में कितना टर्म था, n × n² - 1। ठीक है, तो ये तो पता चल चुका है कि 8 से भाग लगेगा। अब आ जाइए, इससे बात कर रहे हैं और कह रहा है कि विषम संख्या है, n कैसी संख्या है, विषम। तो आप n का छोटा विषम संख्या लोगे तो 1, और उससे बड़ा क्या लोगे, 3। ठीक है, n का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में 1 नहीं किया जा सकता है, क्योंकि n बराबर जब 1 लोगे तो क्या होने वाला है, n के जगह 1 बैठाओगे और यहाँ 1 - 1 यानी ये 0 हो जाएगा, जो कि 0 से डिविजिबल नहीं होगा। तो दूसरा n का मान अगर हम लोग 3 लेंगे तो n के जगह यहाँ पे 3 रखेंगे, इस जगह पे n के जगह 3 रखेंगे, और यहाँ पे भी अगर 3 का स्क्वायर -1 करोगे, यानी कि 3 गुने यहाँ मैंने बताया था कि ऑलरेडी 8 होगा, तो 8 × 24, यानी ये किससे विभाजित होगा, 24। ठीक है, इसका बेसिक और डिटेल शुरू से मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में n² - 1 8 से डिविजिबल होता है। आइए, ये भैया मैंने इसका भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको जाके देख लेना। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया गया है कि 1 से लेके 10 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल 55 है, तो 11 से लेके 20 तक का मान क्या होगा। तो इसको बनाने का सिंपल सा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक दे दिया बेटा, 10 तक, और इसका योगफल कितना दिया है, 55। और तुमको कहाँ से कह रहा है, 11 से लेके कहाँ तक, 20 तक का, इसका योगफल पूछ रहा है। आप क्या करो, इसको सिंपल सा तरीके से याद रखना। आपको 1 2 3 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 20 तक देख लेना है। ठीक है, और इसके बीच में आपका जो आएगा, इसको, हाँ इसको ऐसे देखते हैं, लिखने में आपको ज़्यादा सुविधा हो जाए। ठीक है, पहले जो अगला है वो कहाँ तक है, 10, और 10 के बाद स्टार्ट करो,
11 से लेके 20। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का योगफल पता है तुमको और यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेके 20 तक, और आपको पता है फार्मूला मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये है टोटल फार्मूला। तो अगर आपको टोटल 20 तक निकालना होता तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते, 20 गुने 20 प्लस 1/2। लेकिन चूंकि आपको इसमें से यहीं तक दिया हुआ है इसका मान और यहीं तक आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले को घटा देंगे। और यहाँ पे पहला का मान कितना दिया ऑलरेडी, 55। यहाँ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट करोगे 210 माइनस 55 155, यानी हमारा जो टोटल का एडिशन कितना हो जाएगा 155। ठीक है, यानी कि हमने 1 से लेके 20 तक को दिमाग में रखा और हमने उससे 1 से 10 तक को घटा दिया, तो ऑब्वियसली हमारा 11 से लेके 20 तक का योगफल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2.3 गुने 2.3 गुने 2.3, यानी एक ही चीज़ है। तो अब अगर आप देखो 2.3 गुने 2.3 गुने 2.3 है, माइनस 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3 है। ठीक है, और बटे में क्या लिखा हो भाई, 2.3 गुने 2.3 प्लस 2.3 गुने 0.3 प्लस 0.3 गुने 0.3। देखो ये बहुत ही सिंपल से फंडा से ही बनेगा, कैलकुलेशन करते रह जाओगे और ये बिल्कुल बेसिक है। ऊपर वाले टर्म को देखो ना भैया, 3 बार गुना है, 2.3 का हॉल क्यों हो गया, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया 0.3 का भी हॉल क्यों हो गया। बटे में आ जाओ तो 2.3 का ये क्या हो गया हॉल स्क्वायर प्लस 2.3 गुने 0.3 प्लस, और ये हो गया 0.3 का हॉल स्क्वायर। और आपके पास फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या है फार्मूला बताओ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी हिसाब से देखोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2.3 माइनस 0.3, और फिर से इसी फार्मूला पे सेट हो जाएगा 2.3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला ए क्यू माइनस बी क्यू पे सेट हो चुका है, प्लस 2.3 गुना 0.3 और प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये सेट हो गया, ये वाला सेट हो गया इसी फार्मूला पे, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। और नीचे में भी अगर ध्यान से देखो तो वही है आपका 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 गुने 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये इससे पूरा कट जाएगा और 2.3 में 0.3 जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाने वाला है 2। ठीक है, चलिए आते भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम भैया चैनल पे बने रहना भैया, और सबसे बड़ी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक, और वीडियो को शेयर भी करना बाकी बच्चों में, जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊं। चलो यहाँ पे कह रहा है 92 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर जो है वो आपका क्या होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। सिंपल सा फंडा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, 92 प्लस 85 और 92 माइनस 85। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 92 और 85 को जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 9 8 17, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 92 में से 85 घटा दो आप, 92 में से 85 घटा दो तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको देख लेना है कि पूर्णतः विभाजित किससे होगा। तो आप इस 177 को अगर आप लिख सकते हो तो 59 गुने 3। ठीक है, 59 गुने 3 कर दोगे और गुने 7। तो अब देख लो कि इसमें से पूर्णतः किससे होगा। तो इसका एक फैक्टर क्या हो सकता है 3 हो सकता है, एक फैक्टर क्या हो सकता है 7 हो सकता है, और 7 या 21 भी हो सकता है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ना आंसर में 3 है ना 7 है ना 21 है, तो मिल कौन सा रहा है हमारा 59।
ठीक है, हमारा आंसर क्या जा रहा है भैया 59। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको देख रहे हैं, बिल्कुल भी दिमाग हमने ज़्यादा नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भैया करने वाला बहुत ही गजब का ट्रिक काम। ध्यान रखना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आपका किसी ने किसी क्वेश्चन में के दे दिया है, तो x माइनस 1/, इसका भी एक डिटेल वीडियो इस तरह का मैं एक बताने वाला हूँ। ध्यान रखना भैया, सारे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका सिंपल सा फार्मूला होगा √k-2। इसका मान अगर k है तो इसका फार्मूला हो जाएगा √k-2। इस जगह पे इसका मान 18 है, k का मान कितना है बेटा 18, डायरेक्ट डाल दो इसमें। 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 यानी कि 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। हमारा ऑप्शन क्या हो गया 4। एकदम सिंपल सा फंडे में डाल देना और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना उसमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि x² प्लस bx प्लस डी बराबर 0 यदि द्विघातीय समीकरण x² प्लस bx प्लस डी बराबर 0 का मूल समान हो। मूल समान होने का मतलब है कि दोनों का रूट समान है, यानी अल्फ़ा बराबर क्या है इस जगह पे बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान बराबर है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा का मान बराबर है तो हमें पहले से पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो a का मान 1 है, b के जगह b है और c के जगह d है। ठीक है, ये रहा आपका a, यहाँ तो a होता है, यहाँ पे b होता है और यहाँ पे c होता है। ठीक है, इस मान को अगर आप इस क्वेश्चन में यहाँ से डालोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b के जगह तो b ही है, और a का मान 1 डालोगे तो माइनस b हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका c यानी कि d/1 यानी कि d हो जाएगा। चूँकि अल्फ़ा और बीटा का मान बराबर है तो आप बीटा के जगह अल्फ़ा लिखोगे तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर आपका -b हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बराबर आपका d हो जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से लिखोगे, इसको नीचे की तरफ ले जाओगे तो 2 अल्फ़ा बराबर -b और अल्फ़ा स्क्वायर बराबर d। ठीक है, इसका नाम समीकरण 1 रख दोगे और इसका नाम समीकरण 2। आप इसको रेडीमेड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हो तो ध्यान रखना कि अगर दोनों मूल बराबर है तो 2 अल्फ़ा बराबर फार्मूला -b/a और अल्फ़ा स्क्वायर बराबर फार्मूला जो हमारा आएगा वो d/a, और इसको रेडीमेड यूज़ करना ही चाहिए था मुझे, बट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर दोनों मूल बराबर है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जब मान बैठाएंगे तो ये समीकरण 1 और 2 निकल के आएगा। अब आप सिंपल सा काम ये करना है कि आप समीकरण 1 का वर्ग कर देना है। समीकरण 1 का वर्ग कर दो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है यहाँ पे। तो जैसे वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर b², और अल्फ़ा स्क्वायर का मान चूंकि समीकरण 2 में d दिया हुआ है तो इसके जगह d रख सकते हैं, यानी कि हमारा आ जाएगा 4d बराबर b², और इसका नाम रख देंगे समीकरण 3। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ चुका है कि क्या करना है इस जगह पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट चीज़ पे, क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। कहता है द्विघातीय समीकरण अब ये दिया हुआ है बराबर 0 और इसका एक मूल 2 है तो d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि अब आपको अगेन x² प्लस bx प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 दिया हुआ है, यानी एक सॉल्यूशन इसका 2 दिया है, यानी एक सॉल्यूशन इसका x बराबर 2 है। तो आपको क्या करना है, x के जगह पे डायरेक्ट यहाँ 2 बैठा देना है, क्योंकि अगर समीकरण का ये सॉल्यूशन है तो इसको ये सॉल्व सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से आपका 2b प्लस क्या हो जाएगा 12 बराबर 0, और यहाँ से अगर आप 2b बराबर निकालोगे तो प्लस में 16 बराबर 0। यहाँ से अगर आप 2b निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा -16, और यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा -8, और इसी b का मान आपको कहाँ रखना है समीकरण 3 में रख देना है। और समीकरण 3 कितना है 4d बराबर b²। अगेन 4d बराबर b² यानी -8 का स्क्वायर, यानी कि 4d बराबर 64,
और यहाँ से काटोगे तो 16 बार में कटेगा, और यहाँ से इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया भैया, 16। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होंगे जो आपको थोड़ा लंबा होगा और उसमें बहुत सारे अधिक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, तो ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को, चूँकि मैं यहाँ समझा रहा था तो मैंने आपको डिटेल में बताया। आपको फटाफट क्या करना है, रेडीमेड यूज़ करना है समीकरण 1 और 2 के लिए, इसके लिए, और फिर आपको समीकरण 2 का यूज़, अगला जो है कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ से निकाल देना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। कहता है कि ABCD एक समचतुर्भुज, ABCD एक समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज को मैं पूरा के पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, ABCD, जिसमें एंगल ACP, ध्यान से रखना, ACP यानी कि ये इस एंगल की बात कर रहा है। कहता है ये एंगल कितना डिग्री है, 40 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ADB का मतलब ये वाला जो एंगल है ADB, यानी ये जो एंगल है ये कितना होगा। सिंपल सा ध्यान रखना है कि समानांतर समचतुर्भुज के ये जो आपके आमने सामने की भुजा है ये समानांतर है, सिंपल सा बात यही याद रखना है। और आपको पता है कि यहाँ पे कितने डिग्री पे कट रहा है भाई, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे अगर ये 40 है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, 40 होगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। ये दोनों कोण आपका, ये जो दोनों कोण है किस कोण से, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, यहाँ से ध्यान से देखो ऐसे, ये जो आपका कोण है ये एकांतर कोण कहलाता है। तो ठीक है, तो एकांतर कोण से ये 40 होगा, और ये आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180। तो इसका मतलब ये कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, वो फिगर थोड़ा कचरा हो गया, इसको मैं फिर से ऐसे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों कोण आपका एकांतर कोण है, और आपको ऑलरेडी पता ये 90 है, तो ये 40 था, तो ये भी आपका 40 हो गया। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण के हिसाब से 50 डिग्री। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना। कहता है कि ज्यामिति निर्माण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात एक रेखाखंड को विभाजित करना संभव नहीं है। मतलब कि रेखाखंड को जो विभाजित करता है, ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित नहीं कर सकता। ध्यान रखना कि m/n के रेशियो में विभाजित करता है, और ये m और n का जो फॉर्म है वो हमेशा कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी जाके वो विभाजित करेगा। 1/6 परिमेय संख्या है निश्चित रूप से, 10/1 भी है, √4/√9 लिखा है भाई। तो √4 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 2/3 लिख सकते हो, यानी इसके रूप में भी कर सकता है। तो कौन सा नहीं कर सकता है ये, क्योंकि ये आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या है, और 2 - √3 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इसके रूप में विभाजित नहीं कर सकता, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इस जगह पे, टी। ठीक है, वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन वही आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं कर सकता है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 tan थीटा -1 बराबर 0। तो √3 tan थीटा -1 बराबर 0 दिया हुआ है, और √3 tan थीटा बराबर बाबू क्या लिख सकते हो, 1। यहाँ से tan थीटा बराबर लिख सकते हो 1/√3, इस 3 को बट्टे में कर दिया। और आपको पता है कि थीटा के कितने डिग्री का मान होता है, ये 30 डिग्री का। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका मान निकालना है, sin² थीटा माइनस, ये वीडियो मैंने एक जगह बनाया था जहाँ पे ऑप्शन गलत था, उसको मैंने सही करवाया था। अब थीटा की जगह आप 30 डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin² 30 डिग्री, और माइनस में क्या हो जाएगा, cos² 30 डिग्री। इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ। sin 30 का मान पता है कि आपको 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करोगे, बस मान को यूज़ करना है यहाँ पे, 1/4 माइनस 3/4, और भिन्न का घटाव करोगे -2/4, यहाँ से काट लोगे -1/2 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में देखोगे तो आपका ऑप्शन सी सही है। अब
बिल्कुल जो भी बता रहा हूँ, चूँकि ये क्वेश्चन बताया हुआ है पिछले वीडियो में, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी नोट्स वगैरह जल्दी मिल जाए। चलिए आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा का मान क्या होगा। भैया ऐसे क्वेश्चन को बनाने में दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान सिंपल रखना है यही। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो प्लस वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और ऊपर में अगर साइन है, ध्यान रखना अल्टरनेट होना चाहिए, तो नीचे में सिर्फ साइन हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन होता है। अगर इसी क्वेश्चन में देखो बेटा, अगर साइन थीटा बटे क्या देता है 1 - कॉस थीटा, बनाना बिल्कुल नहीं, ऊपर में 1 + कॉस हो जाएगा और नीचे में फिर से वही साइन आ जाएगा। सिंपल सा फंडा। यही केस साइन से कॉस के केस में भी बनेगा। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा 1 + साइन थीटा, तो भैया सिंपल सा है, ये ऊपर में 1 - साइन थीटा हो जाएगा और बटे में आपका कॉस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल यही तरीका है ये, इसलिए दिमाग मत लगाना। तो 1 - कॉस थीटा बटे साइन, चलिए देखिए तो इसका कौन सा ऑप्शन है, 1 - कॉस थीटा, यानी सी सही है। ठीक है, 1 - कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए हमारा ये पूरा वीडियो समाप्त हो गया। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लिए आप लाइक करेंगे, बच्चों को बताएंगे भी कि यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। और अभी तक आपने मेरे किसी वीडियो को नहीं देखा है तो 1 बाय 1 सारी वीडियो को सीरीज़ में देखिए, जिससे आपको प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।